हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद कामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने गुल्म निदान अध्याय के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे गुल्म निदान अध्याय का, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बीएमएस एग्जाम के लिए और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए एमटीएमएस, एएमओ या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बीएमएस पर्पस से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनको देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है संक्षेप में गुल्म का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन आपको 15 नंबर में पूछा जा सकता है। इसमें आपको बताना पड़ेगा संक्षेप में गुल्म के बारे में कि गुल्म के निदान क्या है, उसके पूर्व रूप क्या है, क्या उसके भेद हैं, क्या लक्षण है, क्या संप्राप्ति है, साध्य असाध्यता और जो संक्षेप में चिकित्सा सूत्र निदान में बताए गए हैं उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद है जो क्वेश्चन रक्त गुल्म का वर्णन करें। तो जो हमने गुल्म के 5 भेद पढ़े थे उसमें 5वां भेद पढ़ा था रक्तज गुल्म। तो अलग से वो भी आपको 2-3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको इसके निदान, इसमें ये होता है क्या, इसके लक्षण होते हैं, ये सभी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद है गुल्म की संप्राप्ति बताते हुए भेदों का वर्णन करें। तो इसमें आपको गुल्म की संप्राप्ति बतानी पड़ेगी और जो 5 भेद गुल्म के बताए गए हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद है गुल्म के पूर्व रूप बताएं। 2-3 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुल्म के क्या क्या पूर्व रूप होते हैं। उसके बाद है गुल्म की साध्य असाध्यता बताते हुए चिकित्सा बताएं। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो 5 भेद हैं गुल्म के उनमें से कौन सा साध्य है तो वो क्यों साध्य है, कौन सा असाध्य है, असाध्यता का कारण क्या है और क्या संक्षेप में चिकित्सा सूत्र निदान अध्याय में बताया हुआ है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद है कुछ पॉइंट्स जो कि हमें एमडीएमएस या एएमओ किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए याद होने चाहिए। तो सबसे पहले जो आता है वो है गुल्म के भेद। तो गुल्म के भेद आचार्य चरक ने कितने बताए हुए हैं? तो आचार्य चरक ने गुल्म के भेद 5 बताए हुए हैं। उसके बाद है व्याधि की विशेषता का ज्ञान हम किससे कर सकते हैं? तो हमने पढ़ा था हेतु, पूर्व रूप, लक्षण, वेदना, उपशय। इनकी विशेषता को जानने से हम किसी भी व्याधि की विशेषता यानी कि उसके भेदों के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद है निचय गुल्म इज यूज्ड फॉर सन्निपात गुल्म। निचय गुल्म जो है वो पर्याय है सन्निपातज गुल्म का। सन्निपातज गुल्म के लिए निचय गुल्म जो है शब्द यूज किया जाता है। उसके बाद है स्त्रोतस कौन से इन्वॉल्व होते हैं गुल्म में? तो महास्त्रोतस। उसके बाद है स्थान ऑफ गुल्म। तो स्थान कितने हैं गुल्म के और कौन कौन से स्थान हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो गुल्म के स्थान कितने हैं? 5 हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? हृदय, बस्ती, नाभि और दोनों पार्श्व। तो कुल मिला के ये 5 स्थान गुल्म के होते हैं। उसके बाद है रक्तज गुल्म ओनली अकर्स इन। तो स्त्री, आचार्य चरक ने क्या बताया है कि जो रक्तज गुल्म है वो स्त्रियों में ही होता है, गर्भकोष्ठ के कारण और आर्तों के आगमन की विशेषता से पुरुषों में नहीं होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आचार्य चरक ने गुल्म की उत्पत्ति किस में बताई है? स्त्री में, पुरुष में या फिर दोनों में या फिर किसी में? ऐसे ऑप्शन देके आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है गुल्म के पूर्व रूप। तो पूर्व रूप का जो श्लोक था उससे जो भी पार्ट आपसे रख के पूछा जा सकता है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। वात, शूल, आटोप, आंत्र पूजन, परिहर्षण, अतिव्रत, पुरीषता। तो ये सभी क्या है? गुल्म के पूर्व रूप बताए गए हैं। ये रख के आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस व्याधि के पूर्व रूप बताए गए हैं। उसके बाद है रक्तज गुल्म के बारे में जो श्लोक हमने पढ़ा था, पारतंत्र्यात विशारदात सततम उपचार अनुरोधात्वा वेगान उद्गीर्णान उपरुद्धन्त्या आम गर्भे। तो ये जो श्लोक है सारा का सारा, इसमें कोई भी पार्ट आपसे रख के पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए कहा गया है। तो ये क्या है? रक्तज गुल्म के लिए कहा गया है। अगर आपको इसकी हिंदी डिटेल में देखनी है, इसका मीनिंग देखना है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसके बाद है जो रक्तज गुल्म के लक्षण, क्योंकि जो रक्तज गुल्म है उसके लक्षण जो हैं वो गर्भिणी से मिलते जुलते होते हैं। तो इसका ये श्लोक इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये श्लोक के कोई भी श्लोक का पार्ट रख के आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ये गर्भिणी के लिए कहा गया है, रक्तज गुल्म के लिए कहा गया है। तो इसलिए ये सारा जो श्लोक है ये इम्पोर्टेंट है। इसकी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो पहले वाली वीडियो में आप जाके पढ़ सकते हैं। शूल, कास, अतिसार, छर्दी, अरोचक, अविपाक, अंगमर्त, निद्रा, आलस्य, स्थैमित्य, कफ प्रसेक, स्तन्योश्च स्तन्यम, ओष्ठ्योस्तन मंडलियोश्च कार्श्यम, अत्यर्थे गलानिश्चक्षुषो, मूर्छा, हृल्यास, दो हृद, श्वथुश्च पादयो, ईषत् चौदगमो, रोम राज्या, योन्याश्च अटलात्मम,
अपि च योन्यात् दुर्गन्धं स्रावश्चोपजायते केवलश्चास्या गुल्मपिण्डित एव स्पन्दते ताम् अगर्भा गर्भिणीम् इति आहु मूढ़ा। उसके बाद है ये जो पार्ट है सन्निपातस् गुल्म के श्लोक का, ये रख के आपसे पूछा जा सकता है कि विप्रतिषिध उपक्रमत्वात् असाध्य, तो कौन है जो कि विप्रतिषिध उपक्रम से साध्य हो जाता है, कौन सा गुल्म का जो भेद है वो ऐसा, उसके लिए ये श्लोक आया है, तो ये सन्निपातस् गुल्म के लिए आया है। उसके बाद जो गुल्म की चिकित्सा हमने पढ़ी थी, संक्षेप में बताई गई थी कि गुल्म में क्या है, वात दोष की प्रधानता होती है। अगर हम वात दोष की शांति के उपाय करते हैं तो अन्य जो उदीर्ण दोष है उनको अल्प प्रियतन से ही हम क्या है शांत कर सकते हैं। तो ये भी जो श्लोक है ये इम्पोर्टेंट है। इसका भी पार्ट आपसे जो सेकंड लाइन है, मारुतो उजिते अन्यम उदीर्णम दोषम अल्पम अपि कर्म निहन्नात्, तो ये आपसे रख के पूछा जा सकता है कि ये किस डिजीज की चिकित्सा के लिए कहा गया है। तो ये सभी पॉइंट थे जो हमें याद होने चाहिए अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो कि गुल्म निदान अध्याय से आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।